हाय एवरीवन, दिस इज आकांक्षा सिंह, योर हिस्ट्री एजुकेटर, एंड आप लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो उत्कर्ष का सीयूटी यूट्यूब चैनल है। बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैंपल पेपर, हिस्ट्री का सैंपल पेपर, किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सीबीएसई ने अपने हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड सैंपल पेपर्स जारी कर दिए हैं, तो उसी का सोल्यूशन है तुम्हारे पास कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने वाले और किस तरीके से तुम्हारा आंसर होना चाहिए, किस तरीके से तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए आंसर देने के लिए। और बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपके यहाँ पे हिस्ट्री के लिए ही नहीं, हिस्ट्री के अलावा डिफरेंट जो भी सारे सब्जेक्ट्स हैं सबके सैंपल पेपर आप लोगों को इसी चैनल पे मिलने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। कुछ भी नया चेंज आ रहा है सीयूईटी से रिलेटेड सबसे पहले आप तक पहुंचेगा बच्चा, एकदम सही सटीक और एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन। सिर्फ इन्फॉर्मेशन को बना के पोस्ट नहीं किया जाएगा, क्या सही इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हारे तक पहुंचेगा। स्टार्ट करते हैं, काफी कुछ क्वेश्चंस है, यानी कैसा पेपर रहेगा सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं सेशन। किस तरीके से क्वेश्चंस देखना है, किस तरीके से आप लोगों के पास क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरीके से तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए, कितने सेक्शंस होने वाले तुम्हारे, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का होने वाला है, ताकि हम उस तरीके से खुद को रेडी कर सके। कुछ बच्चे होंगे जो जिन्हें टॉपर्स होना है, कुछ बच्चे होंगे जिन्हें ना कि बस ये कर लेता हूँ कितने मार्क्स आ जाए। सब लोगों के लिए ये सेशन है, हर एक बच्चे के लिए सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ये जो सेशन है ना हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा आपके एग्जाम्स के लिए। आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जब है ना हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, बट जब हम एग्जाम के तरीके से, एग्जामिनर किस तरीके से आपका आंसर चेक करता है, एग्जामिनर को क्या चीजें पसंद आती है, आंसर्स के अंदर क्या चीजें हाईलाइट करती है, आपने भी उतना ही पढ़ा है या चलो दो जने मान लेते हैं। एक इंसान है जिसने बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है, और एक इंसान है उसने कुछ नहीं पढ़ा, उसने सिर्फ वो पढ़ा जो पहले वाले इंसान ने उसे पढ़ा दिया है। पर क्या हुआ, जो पहले वाले इंसान ने पैराग्राफ के अंदर आंसर लिख दिया और दूसरे वाले इंसान ने बस उसने पढ़ाया, वो पॉइंट्स उसको याद था, उसने क्या किया, पॉइंट वाइज पॉइंट वो सारे पॉइंट्स लिख दिए। अब एग्जामिनर इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने में उसको बहुत मेहनत लगेगी, बट उसे पॉइंट्स हाईलाइटेड होकर उसको वो सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं। एक आध अगर हमने कुछ फ्लो चार्ट और जैसा डायग्राम बना दिया, अगर हम जियोग्राफी में कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं और हमने उसे ऐसे एक फ्लो चार्ट जैसा डायग्राम बना दिया गया, एग्जामिनर को सब कुछ हाथों हाथ समझ में आ जाता है ना। तो इन कंडीशंस में मार्क्स ज्यादा आते हैं, किसी के ज्यादा पढ़ने पे भी मार्क्स कम आते हैं। तो वो सारा कुछ, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी होती है। चलिए वेस्ट नहीं करते हैं टाइम, एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें रहने वाला है बच्चा। बेसिकली आपके पास 5 सेक्शन रहने वाले हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी एंड ई, ये टोटल 5 सेक्शन रहने वाले हैं आपके। ध्यान रखेंगे, जनरल इंस्ट्रक्शन 5 सेक्शन है तुम्हारे पास। देयर आर 34 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चंस कितने वाले होने वाले हैं, 34 क्वेश्चन होने वाले हैं। सेक्शन ए के अंदर तुम्हारे पास 21 क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और जो आपका सेक्शन ए है वो किस तरीके का है बच्चा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, एक आंसर करेक्ट है, ठीक है, मल्टीपल आंसर्स करेक्ट नहीं है, एक आंसर करेक्ट है। बी के अंदर बात करें तो क्वेश्चन क्या है, 22 to 27 आपके पास क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, कैरिंग 3 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करेगा, यानी कि इसमें तुम 3 पॉइंट्स लिख देना काफी है, बहुत ज्यादा लिखना नहीं होता है, ठीक है। जब हम किसी क्वेश्चन के अंदर, जैसे कि मान लो तुमने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में तुमने 7-8 पॉइंट्स लिख दिए, फिर जब तुम्हारे पास 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, उसमें तुम लोग क्या करोगे, उसमें तो फिर और ज्यादा प्रॉब्लम होगी ना, कहाँ तुम 16 पॉइंट्स। तो फिर आपको मार्क्स के हिसाब से खुद को ध्यान देना है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन में मुझे कितना लिखना है और कितना फालतू की चीजें नहीं लिखनी है, बस इंपॉर्टेंट चीजें, बेसिक चीजें जो आपको पॉइंट्स याद है। 60 to 80 वर्ड्स के अंदर, 60 to 80 वर्ड्स में आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे मान लो 25 तो आपका क्या हो जाएगा 75 वर्ड का, 3 पॉइंट लिख देना, 25 वर्ड का तुम्हारे पास 75 वर्ड्स में आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन सी की बात करें, 28 से 30 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। अब 3 मार्क्स में हमने 3 पॉइंट लिखे, 8 मार्क्स में हम 8 पॉइंट डाल देंगे, ठीक है, आप टोटल 8 पॉइंट लिख लेना। सेक्शन डी की बात करें, इसमें आपके 31 से 33 है, ठीक है बच्चा। इसमें बात करें, हर एक जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का होगा, ठीक है, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, डन। फिर आपका जो ई वाला पार्ट है, ये एक क्वेश्चन है और ये मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा। आपके पास कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको मैप पे मार्किंग करनी है, ठीक है, मैप वर्क रहेगा, तो ये आपके पास है। ओके,
स्टार्ट करें सबसे पहले सेक्शन से। तो सबसे पहले सेक्शन ए है तुम्हारे पास, कितने क्वेश्चन है बच्चा, हमारे पास 21 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, यानी 21 नंबर का है। और ये 21 नंबर ना पक्के कर लो तुम कि 21 नंबर तो कहीं नहीं जाने चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हैं, है ना, मतलब थोड़ा सा अगर ढंग से पढ़ लो ना तो क्वेश्चन हमें बहुत सिंपल लगता है। और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो तरीका है अगर तुमने वो सीख लिया ना तो मार्क्स डेफिनेटली तुम्हारे हाथ में। क्या होता है, हमें जब एमसीक्यूज जब हम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ना, व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज इन एनी एग्जाम, इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी एग्जाम में, किसी भी सब्जेक्ट में, अगर तुम जब एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे हो ना, एक बात ध्यान रखना, क्या आंसर सही है उसकी जगह कौन से आंसर्स होंगे ही नहीं आंसर, इस पे ध्यान रखोगे। यानी क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड। दुनिया के कोई भी एग्जाम दे दो, किसी भी एग्जाम में अगर तुमसे एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना बच्चा, तो एलिमिनेशन मेथड इज द करेक्ट अप्रोच, वो सबसे बेस्ट अप्रोच है। एलिमिनेशन से अगर क्वेश्चंस कर रहे हो कि ये आंसर तो होगा ही नहीं, कट, ये आंसर तो नहीं होगा, यानी ये ए गया, बी गया, सी थोड़ा थोड़ा लग रहा है तो उस पर डॉट बना दो, डी ये एकदम सही लग रहा है, डी तुम्हारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया अप्रोच क्या होना चाहिए तुम्हारे पास। तो वैसे ही हम लोग क्वेश्चन करने वाले। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपिनियन एक्यूरेटली डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ संगमा रूलर। ठीक है, अगर हम बात करें जो आपका संगम रूलर है बच्चा, संगम जो एज है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर को लेके संगम पीरियड को, इनमें से कौन सा पॉइंट है वो एकदम एक्यूरेटली हम लोगों को बता रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, इट मार्क द इंट्रोडक्शन ऑफ संस्कृत लिटरेचर इन साउथ इंडिया। ये साउथ इंडिया के अंदर संस्कृत लिटरेचर जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया था, पर हमें तो पता है साउथ इंडिया के अंदर तमिल लिटरेचर जो है, तो यानी कि ये चीज तो गलत हो गई। अभी आपने कहा मैम हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि एलिमिनेट करना है, जो आंसर गलत लग रहे हैं उसको एलिमिनेट कर देना है। इसको हमने एलिमिनेट कर दिया, होगा ही नहीं। It was a period of decline of literacy activities in तमिलनाडु। तमिलनाडु में लिटरेसी एक्टिविटीज डिक्लाइन, ये तो कभी हुआ ही नहीं है कि तमिलनाडु में लिटरेसी एक्टिविटीज डिक्लाइन। अगेन रॉन्ग। फिर चलते हैं, इट विटनेस द फ्लॉरिशिंग। देखो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि ये तमिलनाडु साउथ वाला एरिया काफी फ्लॉरिश वगैरह हो रहा था, थोड़ा सा पॉइंट लग रहा है हमें। कलेक्शन ऑफ एंशियंट तमिल लिटरेचर, ये तो सही लग रहा है, बिल्कुल मैम जैसा आपने पढ़ाया था वैसा ही कुछ हमें इसमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद इट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द डोमिनेंस ऑफ ग्रीक। ऑब्वियसली बात है, डोमिनेंस ऑफ ग्रीक तो कहाँ से हो जाएगा, कोई बाहर का इंसान आकर उसका जो डोमिनेंस है हमें इस एरिया के अंदर संगम पीरियड में देखने को मिलने लगा। क्या ऐसा चीज है, बिल्कुल नहीं है बच्चा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ जब इस अप्रोच से चलोगे ना कि कौन से आंसर नहीं होने वाले हैं, तब तुम्हारा आंसर आएगा। और यहाँ से तुमसे 1 नंबर कोई नहीं छीन सकता, यहाँ से तुमने तुम्हारे 1 नंबर पक्के कर लिए। अब जो ये एक नंबर है ना कि मैम 1 नंबर तो ही आया, ये एक नंबर बहुत महत्व रखते हैं बच्चा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन एक नंबरों के। और सीयूईटी के अंदर तो बहुत महत्व है, सीयूईटी के अंदर 1 मार्क के पॉइंट में मार्क्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। यहाँ आ जाओ, अगला है, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड राजा गौतमी पुत्र। ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है तुम लोगों के पास। डिड राजा गौतमी पुत्र, ठीक है, सिरी सतकानी बिलोंग, जो सिरी सतकानी है वो कौन से, कहाँ से बिलोंग करते थे, कौन से, किससे बचा। तो ध्यान रखेंगे, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो हमें ये भी करने की जरूरत नहीं है ना कि एलिमिनेट करते हैं। ये तो इतना सिंपल हलवा सा क्वेश्चन है तुम लोगों के पास। क्या है बच्चा, सतवाहना डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, राइट, ये याद रखेंगे आप लोग। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है तुम्हारे पास, जो कुछ अच्छा है ना समझने लायक क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग जरूर देखेंगे। अब जो क्वेश्चन इतना सिंपल है उसमें हम लोग क्या करें, सॉरी, हाँ यहाँ देख लो आप लोग। अब है तुम्हारे पास क्वेश्चन, अब देखो अजर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। जब भी तुम्हारे पास किसी भी टाइप का अजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आए ना, तो उसमें ऐसा रीजन देखना कि जो चीज कहानी ऊपर कही जा रही है क्या वो उससे रिलेटेड है, ऐसा क्यों करके पूछ लेना कि क्योंकि ऐसा हुआ है, क्योंकि ऐसा हुआ है इसलिए। 2 क्वेश्चंस खुद को पूछना। क्या क्या पूछोगे, एक तो पूछोगे बच्चा सो दैट, क्या लगाओगे, सो दैट, एंड में सो दैट लगा लोगे। और दूसरा क्योंकि लगाना है, यानी बिकॉज लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, बिकॉज लगा लेंगे और सो दैट लगा लेंगे।
तो इसमें क्या होगा, असर्शन में रिकवरिंग आर्टिफैक्ट्स इज मियरली द इनिशियल स्टेप इन द आर्कियोलॉजिकल प्रोसेस। यानी कि जो आर्टिफैक्ट्स हम लोगों को मिले हैं, यानी कि जो खुदाई वगैरह करी गई है अलग अलग जगह, जो आपके सिविलाइजेशन वगैरह, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, मोहनजोदड़ो, इन सब की जो खुदाई करी गई है, इनसे जो आर्टिफैक्ट्स जो हमें मिले हैं बच्चा, वही चीज़ क्या है, वही स्टार्टिंग है कि हमें थोड़ा बहुत आर्कियोलॉजी और के बारे में जो है सारा इन्फॉर्मेशन मिला है। क्योंकि या फिर इसलिए आर्कियोलॉजिकल एम्प्लॉय वेरियस मैथड सच एज, और बिल्कुल सही है बच्चा, यानी कि आप लोगों के पास क्या है, सच एज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मटेरियल फंक्शन एनालिसिस, जो आपकी सारा कुछ जो है आर्कियोलॉजिकल्स ने हमें बताया, वो इसीलिए यहाँ से हम लोगों के पास क्या है, वो उसका आंसर हमें मिलता है। समझ में आ गया? यानी क्या है, दोनों चीजें सही है और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी बोथ ए एंड आर, यानी असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका बच्चा, असर्शन का। समझ में आया? आगे चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों के पास, कंसीडर करना है इन पॉइंट्स को, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुद्धिज्म एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से सही ऑप्शन चूज करना है। बुद्धिज्म को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के पास क्या है, द कंसेप्ट ऑफ बुद्धिस्तवा इज सेंट्रल टू हिनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। बिल्कुल यही पढ़ाया मैंने आप लोगों को। अब बात करें बाद में, बोधिसत्वास इज अ कंपनसेंट ऑन हिज वे टू एनलाइटमेंट, ये भी एकदम सही है। ओके, बोधिसत्वा अचीव निबाना फॉर पर्सनल चीजों के लिए तो है ही नहीं। बुद्धिस्ट तो बुद्धिज्म कभी भी पर्सनल चीजों के लिए नहीं है, वो आपके लिए क्या है, खुद को छोड़ देना है, दूसरों के लिए कुछ करना है, तो ये तो एकदम इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों के पास कि मैच द कॉलम, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को आपको मैच द कॉलम है, मैच करना है। एक बार पढ़े यहाँ क्या है, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी नाम से याद आ जाता है क्या, हड़प्पन सिविलाइजेशन, एकदम रटवा रखा है मैम आपने, हड़प्पन सिविलाइजेशन, दयाराम साहनी। तो कहाँ है दयाराम साहनी का नाम आते ही मैंने आप लोगों को कहा था हड़प्पा ऐसे स्ट्राइक होना चाहिए, दयाराम साहनी हड़प्पा एकदम पूरा साथ में, तो क्या हो जाएगा, हड़प्पा। बिल्कुल, इसको हम इससे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, राखल दास बनर्जी, ठीक है, आर डी बनर्जी है ना, राखल दास बनर्जी नहीं, आर डी बनर्जी के हिसाब से पढ़ाया मैंने आप लोगों को। तो आर डी बनर्जी क्या हो जाएगा आप लोगों के पास बच्चा, मोहनजोदाड़ो। पहले हड़प्पा की खोज करी गई थी, फिर बनर्जी ने क्या किया था, ओके, ये कभी कभी छींके रुक जाती है ना। चलिए राखल दास बनर्जी की बात करें तो ये क्या था, मोहनजोदड़ो में इन्होंने सील का डिस्कवरी करा था, बिल्कुल सही है। फिर बात करें जॉन मार्शल ऑथर्ड मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। बिल्कुल, ये इन्होंने मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन जो है, इसको ऑथर किन्होंने किया है बच्चा, तो जॉन मार्शल ने किया, ठीक है, एकदम सही है। फिर R.E.M. व्हीलर की बात करें, ऑथर्ड एशियंट इंडिया, ओके, तो ये जो है इधर चला जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, सेकंड। तो ए में सेकंड कहाँ पे है, ए में सेकंड कहाँ पे है, नोवेयर, ठीक है, ए में सेकंड नहीं है, कहीं नहीं है, यानी तुम्हारा ऑप्शन ही गलत है बच्चा। जो आंसर कभी कभार ना आपके देखो कोई आंसर जो है मिसप्रिंट हो जाता है, ठीक है, कभी कभार हमारा आंसर मिसप्रिंट हो जाता है, तो उस हिसाब से आप एक बार आंसर देख लेंगे। क्या करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपके पास, क्या हो जाएगा बच्चा, ए के आगे क्या लिखोगे, ए के आगे लिखोगे सेकंड, ओके, ए के आगे सेकंड। फिर बी के आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, बी के आगे हो जाएगा आपके पास थर्ड, ओके। फिर सी के आगे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास फर्स्ट, और डी के आगे क्या हो जाएगा, डी के आगे हो जाएगा तुम्हारे पास फोर्थ। समझ में आया, ये आपका करेक्ट आंसर है, ओके। ये आपके ये ऑप्शंस नहीं है, कभी कभार हमारे एग्जाम में ऑप्शंस गलत आ जाते हैं, तो ये आपके ऑप्शंस नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई द रूलर ऑफ द एंशिएंट इंडिया विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें एंशिएंट इंडिया के एक रूलर के बारे में बताना है और हमें क्लूज दिया जा रहा है। गेम्स वगैरह नहीं होता है, हमारे कुछ क्लूज वाले गेम्स होते हैं, या फिर ट्रेजर हंट होता है। ट्रेजर हंट में आपको ऐसे छोटी छोटी पर्चियां हर जगह रखी हुई होती है, एक पर्ची ओपन करते हैं, उसमें लिखा होता है ओके ओके, और फिर हम उसे क्रैक करते हैं और दूसरी उस चिप
पर्ची तक पहुंचते वहाँ क्या लिखा हुआ है, फिर ऐसे ही नेक्स्ट 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 तक पहुंचते, फाइनली ट्रेजर हमें मिल जाता है। अगर हम क्लू सॉल्व नहीं कर पाते तो हम सही जगह नहीं पहुंच पाते हैं ना, और हम वहीं घूमते रह जाते हैं। तो वहीं पे तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास क्लूज है और इससे सही जगह पहुंचना है, घूमते मत रह जाना, कचरा करके मत आना। देखो क्या लिखा हुआ, ही वॉज अ प्रोमिनियंट शाका रूलर, वो प्रोमिनियंट शाका रूलर थे। बात करें चलो ठीक है, ही रीबिल्ट सुदर्शना लेक, बहुत अच्छे से बताया है तुम लोगों को। सुदर्शना लेक जो है बच्चा रीबिल्ट करा है। सुदर्शना लेक जो है किनके द्वारा रीबिल्ट किया गया था, तो रुद्र दामन के द्वारा, ठीक है, रुद्र दामन के द्वारा क्या है, इसको रीबिल्ट करा गया था। एकदम करेक्ट आंसर है, यहीं से हमें पता चल गया। चलिए मान लो कुछ पॉइंट्स अगर किसी को पता है नहीं है, बट ये सुदर्शना लेक तो एकदम रटा हुआ है ना, यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे आ जाइए, चलो ये पेंटिंग है आप लोगों के पास। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रेफर टू द एंशिएंट केव पेंटिंग गिवन। ये जो आपके पास एक पेंटिंग गिवन है बच्चा, ये किस चीज को बता रहा है, अजंता केव पेंटिंग को, बाघा केव पेंटिंग्स को। एज इट इज, तुम्हें पता है एज इट इज ये फोटो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक के अंदर लिखी हुई है बच्चा। एनसीईआरटी की जो बुक है तुम्हारे अंदर, आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो थिंकर, बिलीवर्स एंड बिलीफ्स जो आपका चैप्टर्स है बच्चा, इस चैप्टर के अंदर ये एज इट इज पिक्चर है और ये आपके अजंता केव्स के बारे में बताता है। अजंता केव्स कहाँ है हमारे पास, महाराष्ट्र के अंदर है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये सारे केव्स कहाँ हैं आपके पास, तो ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र के अंदर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द अल-बिरूनी राइटिंग। अल-बिरूनी की राइटिंग से हमें उसके बारे में कुछ पता चलता है। इनमें से किसके बारे में पता चलता है, अल-बिरूनी की राइटिंग है, उसके बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वो अलग अलग लैंग्वेज में लिख पाता था, बहुत सारी चीज़ें उसने सीखी थी, है ना, तो अच्छा सा ऑथर था, सब कुछ हमें पता है उसके बारे में, बहुत अच्छे से पढ़ाया तुम लोगों को। अब देखती हूँ कितने जने है ना यहाँ जो वीडियो देख रहे हो तुम में से कितने जने मेरे आंसर करने के पहले कॉमेंट्स में आंसर कर देते। ऑब्वियसली बात है मैं देख नहीं पाऊंगी, बट एटलीस्ट मैं कॉमेंट चेक कर पाऊंगी, है ना। तो चलो, क्या है प्रोफिशिएंसी इन डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी कहाँ से आ गया, वो तो ऑथर था, लेखक था, सीधा साधा जीवन था उसका, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल चीजों के अंदर कहाँ घुस जाएगा, नहीं घुसेगा। बात करते हैं फ्लुएंसी इन मल्टीपल लैंग्वेज, बिल्कुल उसको बहुत सारे लैंग्वेजेस आते थे, उसने संस्कृत तक सीख लिया था। ब्रॉड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, और साथ ही साथ उसको इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी भी थी, तभी तो उसने संस्कृत सीखी, वरना क्यों सीखता, क्यों वो ब्राह्मणों के साथ बैठता। एकदम सही लग रहा है, ये तो एकदम सही है। अभी के लिए जैसा मैंने तुम्हें कहा है, अभी क्या करोगे, छोटा सा डॉट बनाओगे कि हाँ ये सही तो लग रहा है। एक्सपर्टीज इन मिलिट्री, कहाँ से मिलिट्री में एक्सपर्टी आ गया। एक्सेप्शनल टैलेंट, टैलेंटेड तो था फॉर स्टोरी टेलिंग, कोई स्टोरी टेलिंग वगैरह नहीं कर रहा, वो ये सब नहीं कर रहा, वो स्टोरी लिख रहा है और वो भी अपनी कहानी, यात्रा वृतांत लिख रहा है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। बाकी सारे ऑप्शन टैलेंट पे क्रॉस नहीं करते, टैलेंटेड तो था स्टोरी टेलिंग एंड विविड डिस्क्रिप्शंस के लिए बच्चा, तो ये आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। द वेरी फर्स्ट मतलब बी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट होता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनकरेक्ट अबाउट अंडाला। ठीक है, जो अंडाल है उनके बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। अंडाल की बात करें तो क्या थे, वो अलवर वुमेन है बच्चा, जिसने क्या करा था, बेसिकली विष्णु भगवान की डिवोटेड थी, और विष्णु भगवान के अवतारों में अगर बात करें तो स्पेशली कृष्णा को डिवोटेड थी, राइट। इतना हमें अंडाल के बारे में पता है। अंडाल वॉज अ वुमेन ऑफ अलवर, बिल्कुल सही है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हर कंपोजिशन वर वाइडली संग, उस समय में भी वहाँ के जो लोग थे, अलवर्स जो थे, वो गाया करते थे, और आज के टाइम पे भी जो अंडाल के जो लिखे हुए कंपोजिशंस हैं वो आज के टाइम पे भी गाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, वो क्या है, एक अलवर वुमेन है, उनकी लिखी हुई जो चीजें हैं वो आज भी गाई जाती है। अंडाल वाज अ वुमेन इन नैनार, वो नैनार तो नहीं थी, यही पूछ रहा है ना, इनकरेक्ट कौन सा है, बिल्कुल। तो आपके पास दो तरीके की कम्युनिटी हुआ करती थी, अलवर्स एंड नैनार्स। अलवर्स क्या है, भगवान विष्णु की पूजा करते थे, और नैनार भगवान शिव की पूजा करते थे। कुछ बच्चे अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि अलवर और नैनार में अगर कंफ्यूज हो रहे कि मैम कैसे पता चलेगा कौन भगवान विष्णु है, कौन शिव है, तो पहले तो ये कंफ्यूजन की चीज़ नहीं है। दूसरी, अगर तुम फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो अलवर्स के अंदर, नैनार्स के अंदर, तो ऐसे ही याद रखना, नैनार से नयन याद रख लेना। नयन यानी एक एक्स्ट्रा आँख, यहाँ तीसरी आँख किनकी है, भगवान शिव की तीसरी आँख है ना, तो नैनार से नैना याद रख लेना, याद हो जाएगा। अब तो ऐसे छोटी गलतियाँ नहीं करोगे।
तो नैनार तो वो थी ही नहीं, तो यानी कि ऑप्शन बी तुम्हारा एकदम सही लग रहा है, ये एकदम सही है, इसमें तो इतना सा डाउट नहीं है क्योंकि वो तो अलवर थी बच्चा, नैनार तो हो नहीं सकती है। बाकी अंडल सॉ हरसेल्फ एज द वी लॉर्ड ऑफ विष्णु, बिल्कुल। हर वर्सेस एक्सप्रेस हर लव फॉर द डाइटी, बिल्कुल करेक्ट है, भगवान विष्णु के लिए, और साथ ही साथ स्पेशली फॉर भगवान कृष्णा, ठीक है, स्पेशली फॉर भगवान कृष्णा। बाकी थोड़ा थोड़ा हर सारा आपका राइट है, ये एकदम ही गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं, इमेजिन यू आर एनालाइजिंग अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। अब तुम्हें इमेजिन करना है, क्या इमेजिन करना है, सोचो जरा, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट फॉर द विजयनगर एम्पायर, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, एक एनालाइज कर रहे हो विजयनगर एम्पायर का कोई हिस्टोरिकल तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है ना, वहाँ इतने बड़े बड़े मंदिर है, आपके पास मंडपम है बच्चा, गोपुरम है, वो सारा कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट वुड बी मोस्ट हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पायर एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। जो विजयनगर एम्पायर है और विजयनगर के जो सैक्रेड जो प्लेसेस हैं, यानी कि जो रिलीजियस है, इनके बीच में क्या चीजें हैं, किस तरीके का रिलेशन था, ठीक है। अब देखते हैं, समझ में आ गया, बहुत अच्छे से मैंने तुम लोगों को एक एक चैप्टर पढ़ाया है। अब बात है यहाँ पे आंसर करने की, ठीक है, एग्जाम में सही से आपको आंसर करना है। क्या करना है, द मिलिट्री क्रॉनिकल डिटेलिंग द कॉन्क्वेस्ट, कहाँ से कॉन्क्वेस्ट, वो तो अच्छे से साथ में रहते थे। A record of diplomatic exchanges with trader and foreign, हम यहाँ रिलीजियस बात कर रहे हैं और तुम यहाँ पे ट्रेड की बातें कर रहे हो, कहाँ से भगवान की बात कर रहे हैं और कहाँ से हमारे पास क्या आ गए, भगवान है ना, ईश्वर, इनकी बातें कर रहे हो, और कहाँ से आप पैसे की बातें कर रहे हो यार, ट्रेड की बात कर रहे हो, कैसे चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ट्रेडर्स नो फॉरेन थिंग, नथिंग, हम भगवान की बात करें, हम ईश्वर में लीन है, ओके। बात करें अलीगल कोड आउट, ठीक है, आउटलाइनिंग द राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अर्बन क्लासेस, कहाँ अर्बन, नो अर्बन, नथिंग लाइक दैट, ओके। चलिए, एन इम्पीरियल क्या है, डिक्री ग्रांटिंग लैंड, ओहो बिल्कुल सही है, जब हम भगवान में लीन हो जाते हैं तो हम ग्रांट करते हैं ना, लैंड वगैरह हम सब कुछ दान कर देते हैं। तो वैसे ही उस समय जो एम्पायर्स थे वो क्या करते थे, बड़ी बड़ी जमीनें दान कर देते थे, किनको दान कर देते थे, रिलीजियस प्लेसेस, टेम्पल्स वगैरह बनाने के लिए। तो यानी कि ये बिल्कुल सही आंसर है ना। चलो आगे चलते हैं, चलो एक और तुम्हारे पास एमसीक्यू वाला आता है, देखते हैं इसमें ऑप्शन सही दिए या नहीं, है ना। सीबीएसई ने सैंपल पेपर में ऑप्शन उल्टे पुल्टे कर दिए। चलिए एक बार इसका देखते हैं। मैज़ कॉलम है तुम्हारे पास निकोलो डी कॉन्टी। निकोलो डी कॉन्टी कौन था बच्चा, एक इटालियन था, कहीं लिखा हुआ है तुम्हारे पास, इटालियन हु विजिटेड इन 15th सेंचुरी, ठीक है, तो यानी ये यहाँ जाएगा, ठीक है। अब अब्दुल रज़ाक क्या था, ये पर्शियन था, रशिया विजिटेड 16 पोर्तुगीज नहीं, पर्शियन था। ये क्या है बच्चा, अब्दुल रज़ाक की बात करें तो ये पर्शिया से आया था, विजिटेड इन 15th सेंचुरी, बिल्कुल सही है, डन। फिर बात करें हम लोग डुआर्ट बरबोस, डुआर्ट बरबोस तो पोर्तुगीज था, एकदम गुड। तो ये बचा, इसका एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। अफनासी निकिंटिन की बात करें, हाँ बिल्कुल ये रशिया से आया था, विजिटेड इन 15th सेंचुरी, ओके। तो यानी हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ठीक है। क्या होना चाहिए हमारे पास, ए का सेकंड, ए का सेकंड कहाँ है, ये रहा, एक ही ऑप्शन है जिसमें ए का सेकंड है, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, फिर सी का फोर्थ और डी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का थर्ड, ये एकदम सही है, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करी है, ये तुम्हारा एकदम सही है, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ सिल्वर बुलियन। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, किसकी बात करें बच्चा, सिल्वर बुलियन की, इनटू इंडिया एंड ट्रेड विथ यूरोप ड्यूरिंग द 16th एंड द 18th सेंचुरी, यानी 16वीं से 18वीं शताब्दी तक इंडिया में बहुत सारा क्या है, चांदी आने लगा। कैसे चांदी हो गई थी, कैसे चांदी हो गई थी, हमारे पास उस समय एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो रहा था, ठीक है, क्या हो रहा था, बहुत अच्छा एग्रीकल्चर कर रहे थे हम लोग, एकदम बहुत अच्छी फसल हो रही थी। तो जब सरप्लस हो रहा था, एक्स्ट्रा जो फसल हो रही थी, हम क्या कर रहे थे, जो मुगल का जो टाइम पीरियड है उस समय उस एक्स्ट्रा सरप्लस को बाहर बेच रहे थे। अब जब एक्स्ट्रा चीजों को हम बाहर बेच रहे, बदले में वहां से क्या हम चांदी लेकर आ रहे थे, तो इंडिया की चांदी हो रही थी। तो किस वजह से, उसके बारे में बताना है, द राइज ऑफ ऑटोमन एम्पायर, कोई ऐसा कुछ नहीं है। द ओपनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड थ्रू वोएज, बिल्कुल एकदम करेक्ट है, नया वोएज ओपन कर दिया था हमने, ठीक है। बाकी आपके मिंग डायनेस्टी डिक्लाइन ऑफ, ये नथिंग विल बी द राइट। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है तुम्हारे पास, हाउ डिड द कंपाइलेशन ऑफ आईने अकबरी, आईने अकबरी की कंपाइलेशन की बात कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट टू एम्पायर अकबर्स विजन ऑफ गवर्नेंस, यानी जो अकबर है ना, सॉन्ग भी याद नहीं मुझे, अकबर का सॉन्ग क्या है, जोधा अकबर में सॉन्ग आता है ना, क्या सॉन्ग है उसका, हर एक शादी में हर एक दूल्हे की एंट्री के ऊपर अकबर का सॉन्ग बजा देते हैं, ठीक है, कोई भी आ रहा है, कोई भी दूल्हा है, कैसा भी दूल्हा है, अकबर पे है ना, अकबर वाला सॉन्ग लगा देंगे, चाहे कैसा भी दूल्हा है। ओके, चूज द, मतलब अच्छा से अच्छा है या फिर कैसा भी है, आई एम नॉट लाइक कि है ना मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ, नो नो नो, कोई गलत नहीं लेंगे, ठीक है। चूज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन तुम्हें अकबर के गवर्नेंस का टाइम पीरियड का है वो बताना है। ओके, चलिए, बी एम्फेसाइजिंग ऑन मिलिट्री स्ट्रेटेजिक फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ओके, बाय डॉक्यूमेंटिंग रिलीजियस रिचुअल एंड प्रैक्टिस अक्रॉस एम्पायर, ओके, ये तो सही लग रहा है। बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल ट्रेडिशन, ना इतना कुछ सही नहीं लग रहा। बाय फोकसिंग ट्रेड रूट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, उसने क्या किया, ट्रेड रूट और इस पे, तो बेसिकली हमें क्या समझ में आ रहा है बच्चा, उसने क्या किया, डॉक्यूमेंट किया रिलीजियस रिचुअल एंड प्रैक्टिस अक्रॉस द एम्पायर। आगे बात करें, व्हाट इनसाइट डिड फ्रैंकोइस बर्नियर, फ्रैंकोइस बर्नियर कौन था, फ्रैंकोइस बर्नियर मैम आया था तो था यूरोप से आया था, फ्रांस से आया था, आपने कहा था फ्रैंकोइस, FR से फ्रांस याद कर लेना, तो फ्रैंकोइस से फ्रांस याद कर लिया हमने, बहुत अजीब सा था, उसने हर जगह क्या करा, इंडिया बुरा है, इंडिया बेकार है, इंडिया को कंपेयर करके देखा था, इंडिया में लोगों के पास खुद की जमीनें नहीं होती, सारे जमीनों पे किसका पावर होता है, मुगल के पास सारा पावर होता है, यहाँ के लोगों को उतनी ज़्यादा छूट नहीं मिलती है, यहाँ के लोगों में स्लेव होता है ना, स्लेव, सती प्रथा, इन सब के बारे में उसने बताया था। ओके, देखते हैं इनमें से कौन सा पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास। द प्रिवेलेंस ऑफ प्राइवेट लैंड ओनरशिप एंड इक्विफेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। द डोमिनेंस, ये तो नहीं था। द डोमिनेंस ऑफ स्टेट कंट्रोल्ड रिसोर्सेज एंड लिमिटेशन ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी, बिल्कुल ये तो नहीं था पर ये था, है ना, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। द एब्सेंस ऑफ ट्रेड नेटवर्क, ट्रेड नेटवर्क का ऐसा कुछ उसने बताया नहीं है अपने उस बातों के अंदर। द रिलायंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एब्सेंस ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, ये सारे उसने मेंशन नहीं करे। मेन मेंशन क्या है बच्चा, सारा का सारा स्टेट के द्वारा कंट्रोल हुआ करता था और प्राइवेट प्रॉपर्टी पे लिमिटेशन था, ऐसा उसने बर्नियर, ठीक है, फ्रैंकोइस ने अपने अकाउंट के अंदर मेंशन किया था। आगे बात करते हैं, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर ऑन कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया, यानी कि बात करते हैं किस टाइम पीरियड की, कंपेयर करना है कॉन्ट्रास्ट इम्पैक्ट ऑन अमेरिकन सिविल वॉर, जब अमेरिका में सिविल वॉर हो गया था, ऑन कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया, और उस समय इंडिया के कॉटन प्रोडक्शन पे क्या असर पड़ा था, ठीक है। चूज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन, सबसे सुटेबल ऑप्शन, तो बेसिकली क्या हुआ था, इंडिया से उन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करा था कॉटन, उस टाइम पीरियड में मैक्सिमम कॉटन इंपोर्ट करा था उन लोगों ने, ठीक है। तो अब देखते हैं इनमें से कौन सा है। बोथ द कंट्रीज एक्सपीरियंस डिक्लाइन इन कॉटन प्रोडक्शन, ना उनका डिक्लाइन हुआ था, हमारा ऐसा नहीं, हमारा तो फायदा हुआ था। India's cotton production increased, ठीक है, while the United States experienced a decline, ये तो सही लग रहा है। The United States saw increase, ना increase कहाँ हुआ था, उनका तो decline हुआ था, फायदा हमारा हुआ था। Both countries saw a surge in cotton export, no, यानी कि जो हमने छोटा सा टिक किया यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा बच्चा, इंडियाज कॉटन प्रोडक्शन इंक्रीज, इंडिया में जो कॉटन प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ, वाइल द यूनाइटेड एक्सपीरियंस डिक्लाइन, और यूनाइटेड स्टेट्स में वो चीज़ हमें डिक्लाइन होते हुए दिखाई दी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। व्हाई डिड द रिबेलियन ऑफ अवध बिकम अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है। चूज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से एकदम सही जो ऑप्शन है वो आप लोगों को चूज करना है। देखिए इधर, ड्यू टू रेन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अंडर द नेटिव रूल, ओके, नहीं। ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ नवाब वाजिद अली शाह एंड जो आपके तालुकदार है, बेसिकली ये आंसर हो सकता है क्योंकि क्या किया था, उनके नवाब को वहां से डिस्प्लेस कर दिया गया था, कहीं और भेज दिया गया था। ड्यू टू फेवरेबल लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज टुवर्ड द पीजेंट्री, ऐसे में तो क्या ही होगा, ये तो एकदम सुनकर ही गलत लग रहा है। ड्यू टू अवर सेंट्रल पोजिशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग रेबल फोर्सेज, नो बच्चा, ऑप्शन बी ही तुम्हारा करेक्ट आंसर है। क्या है, नवाब वाजिद अली शाह जो है और उनके तलकदार को क्या करा था, एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस कर दिया गया था।
नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट। ये जो आपके पास अलग अलग ये डिफरेंट हमारे पास क्या है, डिफरेंट जो हमारे पास इवेंट्स हैं, इन इवेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो इन इवेंट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। और ये जो सारा कुछ है कब का है, 19th सेंचुरी का है। कब का है बच्चा, 19th सेंचुरी का है। तो इसमें देखें तो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ इन बंगाल, यानी बंगाल में क्या हुआ था, बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट कब हुआ था बच्चा, अगर हम लोग बात करें तो 1700 के अप्रोक्स, यानी 1793 के आसपास। ठीक है, यानी कि हमारे पास सबसे पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1793 हो जाएगा। फिर आपके 1878, ठीक है। दूसरा का हम लोग देखें बच्चा तो क्या हो जाएगा आपके पास, द डेक्कन राइट हुआ था हमारे पास 1878-76 के आसपास तक से चला था। ठीक है, फिर बात करें हम लोग आपका संथाल रिबेलियन, ये कब हुआ था बच्चा, 1855 से 56 तक चला था। और लास्ट अगर हम लोग देखें तो आपके पास जो द 5th रिपोर्ट बाय द सेलेक्ट कमिटी आई थी, ये अप्रॉक्स आपकी आई थी 1813 के आसपास। कब आई थी, 1813 के आसपास। ठीक है, तो अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर एक बार इनको अरेंज करके देखते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे पास सबसे पहले क्या आना चाहिए, 17 पहले आना चाहिए, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन। फर्स्ट हमारे पास दो में है, एक ए में है और एक डी में। उसके बाद हमारे पास आना चाहिए 4th। ठीक है, क्या आना चाहिए, पहले हमारे पास फर्स्ट आना चाहिए, फिर हमारे पास पहले हमारे पास फर्स्ट आना चाहिए, फिर हमारे पास 4th आना चाहिए। 4th के बाद हमारे पास आना चाहिए 55, देन 78, यानी क्या आना चाहिए, 3rd आना चाहिए, फिर हमारे पास 2nd आना चाहिए। राइट, फर्स्ट 4th 3rd 2nd, फर्स्ट 4th 3rd 2nd, दिस विल बी द राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज गांधी इज द मेन डिमांड फॉर द पीजेंट्स इन चंपारण। चंपारण में जो लोग थे ना बच्चा, चंपारण के पीजेंट्स में, चंपारण मूवमेंट से ही गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया था। ठीक है, आपको बस बताना है कि उनका मेन डिमांड क्या था, जो गांधी जी हैं उनका मेन डिमांड क्या था, इसके बारे में तुम लोगों को बताना है। इंक्रीज द मिनिमम वेजेज ऑफ वर्कर, ऐसा कुछ नहीं था उनका, नहीं था ऐसा कि है ना, आप जो इतना काम करवा रहे हो, इतना ज़्यादा यूज ले रहे हो उनके फील्ड्स का, तो आप क्या करो, उनकी वेजेज बढ़ा दो, ऐसा कुछ नहीं था। फ्रीडम ऑफ कल्टिवेट द क्रॉप ऑफ देयर चॉइस, बिल्कुल इसके लिए किया गया था, है ना। चिल्ला चिल्ला के समझाया मैंने तुम लोगों को कि वहाँ के लोगों को फोर्स किया जा रहा था किसके ऊपर, 3 कठिया के ऊपर। 3 कठिया तुम लोगों को पता है, 3 कठिया क्या होता है कि अगर है ना, ये आपका कट्ठा है, इसके अंदर 3 कट्ठे में क्या करना है, 3 पार्ट में अंदर क्या करना है आपको बच्चा, आपको क्या करना है, आपके लैंड के 3 पार्ट के अंदर नील की खेती करनी है, इंडिगो की खेती करनी है। रिडक्शन इन द गवर्नमेंट टैक्सेस, नो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऑल फार्मर्स एंड चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन, ऐसा भी नहीं हुआ था। इन सब का डिमांड नहीं किया था, किसका डिमांड करा था उन्होंने, फ्रीडम ऑफ कल्टीवेट द क्रॉप्स इन देयर, अपने चॉइस के हिसाब से वो क्रॉप्स को क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं। डन, ओके। बात करते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग, अगर बात करें हम लोग इसको कंप्लीट करना है, जैसे हो ची मिन है, ये वियतनाम से थे, तो जॉर्ज वॉशिंगटन कहाँ थे, ये तो यूएसए के थे। बहुत हलवा क्वेश्चन, एकदम बहुत ही ज्यादा हलवा क्वेश्चन, यूं कर लेंगे मैम, ये तो हम ऐसे 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 कर लेंगे। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट और क्वेश्चन तुम्हारे पास, इसके हिसाब से तुम्हें आंसर करना है, क्या आंसर सही रहेगा। ठीक है, चलो देख लो इधर क्या है तुम्हारे पास, आइडेंटिफाई द रूरल इंडिया, 1850 1850s की टाइम की बात है। Given option using the provided information, he was the successor of पेशवा बाजीराव सेकंड। ठीक है, पेशवा बाजीराव सेकंड का क्या है, सक्सेसर है। पेशवा बाजीराव सेकंड यानी बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी में जो पेशवा होते हैं उनकी बेटे का क्या नाम होता है, ध्यान रखेंगे, उनके बेटे का क्या नाम होता है, नाना साहिब। याद है उनके बेटे का क्या नाम होता है, नाना साहिब। अगर मैंने मेरा पढ़ाया हुआ याद नहीं है तो बाजीराव मस्तानी मूवी याद है, वहां से लिख लेंगे। बाकी दूसरा आपके पास ऑप्शन है, पहले से ही हमें समझ में आ गया वैसे तो। चलो, Which of the following were the key ideas associated with the social struggle in the India since the 19th century? 19th century से लगातार अगर बात करें तो सोशल जो मेन जो आइडियल एसोसिएटेड, यानी कि सोशल स्ट्रगल, पूरा जो हमारा सोशल था वो कौन सा स्ट्रगल, किस तरीके का स्ट्रगल कर रहा था, तो बेसिकली किस तरीके का, ऑटोनॉमी, हिरार्की एंड ट्रेडिशनलिज्म। नो बच्चा, ये उतना नहीं था। डेमोक्रेसी, इक्वलिटी एंड जस्टिस, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी मोनार्की वगैरह नहीं।
क्योंकि इस समय हमारे पास क्या है, उस तरीके के रूल्स आ गए थे, यानी कि आपके पास हम सबको डेमोक्रेसी चाहिए था, हम सबको जस्टिस चाहिए था, हम सबको इक्वालिटी चाहिए था 19th सेंचुरी के आते आते तक। ओके डन। अब तुम्हारे पास क्या है, अब तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर मतलब सेक्शन बी है बच्चा, एकदम ऐसे ही। अब तुम्हें लिखने बैठना है, ये जैसे एकदम लिखने बैठ गया, वैसे तो फर्स्ट में वो टिक कर रहा था, अब तुम्हें देखना है कि ये लिखने बैठना है। यानी तुम्हारे पास 6 क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स के, 18 मार्क्स का पेपर है। स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके स्टार्ट करते हैं बच्चा। Analyze the layout of Harappan cities to identify the features of promoted in cleanliness and public health। अब देखो क्या है, तुम्हारे पास बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस देखो इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम बच्चों को आएगा, बट तुम्हें क्या करना है, पॉइंट्स में आंसर देना है, पैराग्राफ्स में आंसर नहीं देना है। तो क्या क्लीनलीनेस के लिए था बच्चा, तो ऐसे क्या कर रखे थे उन लोगों ने, ऐसे दोनों तरफ बीच में सड़क है, सड़क के यहाँ पे क्या है, उन्होंने सीवेज लाइन्स वगैरह बना रखी थी, बीच बीच में क्या है, ईंटों से होल्स बना रखे थे ताकि उसको क्लीन किया जा सके। यहाँ पे क्या है, ब्रिक्स के हमें घर देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी कुछ आप लोगों को जो सैनिटेशन है, प्रॉपर ब्रिक्स वगैरह यूज़ किए गए थे। तो ये आपके पास बहुत सारी चीज़ें जो एक स्टोरी की तरह हम लोगों को रटी हुई है। इनमें से कोई भी पॉइंट लिख देना, एवरी हाउस कनेक्टेड टू द स्ट्रीट, हर एक को जो हाउस है वो ड्रेन से, स्ट्रीट से कनेक्टेड है, ठीक है। द मेन चैनल वर मेड अप ऑफ ब्रिक, और जो मेन चैनल है वो किससे बच्चा, ब्रिक से बना हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के पास मीन्स क्या है, जब आपका पानी जम जाता है बहुत टाइम बाद, जैसे आज भी हमारे घरों और के पास जो नाला कचरा होता है, तो बीच में आपके लिड्स लगे होते हैं, लिड्स हटाते हैं और फिर जो वो सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं वो आके सफाई करके जाते हैं ताकि जो आपका सीवेज है वो क्लीन रहे, है ना। बारिश का मौसम आने से पहले एक बार उसकी बहुत अच्छे से सफाई करी जाती है ताकि जो रोड्स है वो ओवरफ्लो नहीं करे। बट फिर भी आपका कंस्ट्रक्शन इतना बुरा है कि हमारे रोड्स पे पानी भर ही जाता है ना। और वहाँ पे इतना अच्छा था नहीं होता था ये सारी चीज़ें। चलिए, इन सम केसेस लाइमस्टोन वाज यूज्ड फॉर कवर, यानी कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आपके लाइमस्टोन वगैरह भी है, जहाँ पे यूज किए गए हैं कवर करने के लिए। ऐसे बहुत सारे हमारे पास पॉइंट्स है बच्चा। वेरी लॉन्ग ड्रेनेज चैनल्स वगैरह बनाए गए हमारे पास, ओके। और तुम्हारे पास क्या है, देखो, इट हैज जस्ट टू मेनी साइंस समवेयर बिटवीन 375 से लेकर 400 आपके पास चीज़ें मिल जाती है। ऑल दो द स्क्रिप्ट्स रिमेन द, चलिए ये आपके पास दूसरी चीज़ें हो गई। तो यानी मेन तुम्हारे पास यहाँ 4 पॉइंट लिखवाया मैंने, इनमें से कोई भी 3 पॉइंट लिख देना, या तुम्हें कोई भी और दूसरा तुम्हें कोई पॉइंट समझ में आ रहा हो, है ना। हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड, तो सैनिटेशन से रिलेटेड दुनिया भर की चीज़ें हमें पता है, कुछ भी लिख सकते हैं, 3 पॉइंट्स लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन है, एग्जामिन द चैलेंज ऑफ हिस्टोरियन फेस इन डिस्फेरिंग द हड़प्पन स्क्रिप्ट। हड़प्पन स्क्रिप्ट तुम्हें पता है नहीं समझ में आया, हड़प्पन स्क्रिप्ट नहीं समझ में आया, उसमें कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो आज तक समझ में नहीं आई, उसके बारे में अगला पॉइंट तुम्हें लिखना है। तो उसके बारे में अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, हिस्टोरियंस हैव कॉल्ड हड़प्पन स्क्रिप्ट, क्या कर रहा है बच्चा, उनको एनी गैमेट उसको घोषित करा है कि वो एनी गैमेट है, ठीक है। दे हैव फाउंड द हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइन, और जो सबसे मतलब छोटे छोटे साइंस में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, और जो सबसे लंबा है ना उसमें क्या है 26 साइंस मिले हैं उसके अंदर। ऑल दो द स्क्रिप्ट रिमेन द डिसवर्ड, और भले ही वो सारे के सारे जो है हमें नहीं समझ में आए कि वो क्या लिख के चले गए, है ना। वो किसमें, वेलकम मूवी के अंदर एक डायलॉग है, वो राज भी उन्हीं के साथ ही चला गया, ऐसा होता है ना कि वो राज भी उसी के साथ चला गया। तो वैसे ही ये जो राज है ये उनके साथ ही चला गया। क्या पता हम में से कोई एक जना, आप में से कोई एक इतना अच्छा आर्कोलॉजिकल बन जाए और वो जाकर सर्वे करे और वो सारा कुछ पता कर ले कि इसका मतलब ये है, और वो सारा डिकोड कर ले। तो वैसे ही ये देखो, दुनिया भर के हैकर्स हो गए, इतने बड़ी बड़ी चीज़ें हैक कर लेते हैं, बट अभी तक इसको डिकोड नहीं कर पाए। इतने बड़े बड़े एल्गोरिदम्स डिकोड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ये रिटर्न, दूसरी चीज़ें क्या है, उसमें राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, बट वहाँ पे राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ रहता था बच्चा। तो ये सारे उसके स्क्रिप्ट्स और के बारे में बातें हैं, ये ध्यान रखेंगे। चलिए और बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द महाभारत शो द मल्टी कल्चरल नेचर ऑफ एंशियंट इंडिया सोसाइटी। जो महाभारत वाला टाइम पीरियड है वो मल्टी कल्चरल आपका नेचर ऑफ एंशियंट इंडिया कैसे एक्सप्लेन करता है, इसके बारे में बताना है। 3 पॉइंट लिखना है, 3 पॉइंट आप लोगों को कैसे भी करके लिखना है, 3 पॉइंट, और अच्छे पॉइंट्स चुनना। देखो जितना अच्छा पॉइंट चुनोगे, जितने अच्छे से आंसर करोगे ना बच्चा, उतना ज़्यादा अच्छे से मार्क्स देगा। एग्जामिनर को मार्क्स देने में मज़ा आता है, वो चाहता है मार्क्स देना। अगर मेरे पास पेपर होना
ना, तो देखो कभी भी कोई टीचर किसी का बुरा नहीं करना चाहता, सीधी सी बात है। और जब हम पेपर चेक करते हैं ना, तो मेरे पास भी कभी कॉपी आती है, तो मैं अगर कॉपी चेक करती हूँ तो मेरा मन होता है मैं अगले को नंबर दूँ, सच में मन होता है, बट अगला इंसान वो नंबर लेना आना भी तो चाहिए ना अगले इंसान को। तो वैसे एग्जामिनर नंबर देना चाहता है, तुम्हें उसको लेना आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सही से लिखोगे वो भर भर के नंबर देगा। द महाभारत इनकॉर्पोरेट स्टोरीज ऑफ कस्टम्स है बच्चा, बिलीफ्स है, वेरियस रीजन्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अलग अलग सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड बहुत सारी बातें इसके अंदर बात करें। उसके अलावा हम लोग वेरिएशन इन सोशल प्रैक्टिस, अलग अलग जगह जो सोशल प्रैक्टिस है उसमें जो वेरिएशंस है, मैरिज एंड रिचुअल से रिलेटेड जो आपके पास डिफरेंट थिंग है। महाभारत हाईलाइट द डायनेमिक नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटीज लाइक हमें पोलोगमी है बच्चा, एक्सोगैमी है, एंडोगैमी है, इन सब जैसे वास्ट जो वर्ड्स हैं इन सब के बात है ना, मतलब किन्हीं की बहुत सारी बीवियाँ हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में महाभारत के अंदर हमारे पास एक्सप्लेन मिलता है, महाभारत के जो टेक्स्चर्स हैं उसके अंदर। और भी आपके पास पॉइंट्स हैं, जैसे कि बात करें द महाभारत पोर्ट्रेज कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्सेंसस, जो है कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉन्सेंसस के बारे में बताता है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड आइडियोलॉजी, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लोग, अमीर गरीब हर तख्ते के लोगों के बीच में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इन सब के बारे में उसमें हमें एक्सप्लेन करने को मिलता है। बहुत सारी चीजें हैं, 3 पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं बच्चा। उसके अंदर आपके पास ब्राह्मण, क्षत्रियज, वैश्य, शूद्रज, ये 4 वर्णास के अंदर डिवाइड है, इनमें से 3 पॉइंट लिखना है, 3 से ज्यादा पॉइंट मत लिखना, पर अच्छे पॉइंट ढूंढोगे ना, अच्छे पॉइंट्स लिखोगे तो आपके पास सही से मार्क्स आएंगे। अगला देखते हैं, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ भक्ति एंड सूफी पोएट्री, जो भक्ति और सूफी मोमेंट है उससे आपके पास क्या है, ये कॉन्सेप्ट है बच्चा। ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर, रीजनल लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में। तो यहाँ से पहले फर्स्ट वाले आपके पास क्या है, आइदर और में क्वेश्चन है कि या तो ये करना है अथवा ये करना है, ठीक है। एक स्टोरी सुनाते हूँ, वैसे बड़ा नहीं हो जाएगा क्लास, चलो सुन लो। एक क्या है, जब मैं और मेरी फ्रेंड थी, हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो ना हमारा क्या था, हमारे एग्जाम्स में होते थे तो हम ऐसा कहते थे कि जैसे मान लो उसने कोई और यूनिट पढ़ा है, मैंने कोई और यूनिट पढ़ा है, दोनों यूनिट में से क्वेश्चंस आते, तो हम ये कहते थे तू टेंशन मत ले, तेरा भी आएगा मेरा भी आएगा, अपना अथवा में आ जाएगा, यानी एक ऊपर आ जाएगा एक नीचे आएगा, हमारा अथवा में। और जब तक पेपर नहीं आता था ना, तब तक हम हमारे दिल में यही रखते थे कि हमने जो पढ़ा है दोनों क्वेश्चंस आएंगे, बट अथवा में आएगा और में आएगा, दोनों के फायदे। तो ध्यान रखेंगे, तुमने नहीं पढ़ा है तो वो अथवा में आ जाएगा, ऐसा सोच के मत चलना। हमारे साथ कितनी बार ऐसा धोखा हुआ है। चलिए, तो क्या है तुम्हारे पास, भक्ति एंड सूफी पोएट्री ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। तो इसके अंदर अगर हम लोग बात करें, भक्ति एंड सूफी पोएट कंपोज देयर वर्सेस एंड वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, ठीक है, ये सही पॉइंट है आपके पास। दिस हेल्प द स्टैंडर्डाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रीजनल लैंग्वेज, और इसी की वजह से बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस हमारे पास डेवलप हो जाते हैं, सच एज हिंदी, बंगाली, पंजाबी, उर्दू, ऐसे बहुत सारे आपके पास अलग अलग जो लैंग्वेजेस हैं इसी टाइम पीरियड में डेवलप हुए हैं बच्चा। आगे बात करते हैं, बोथ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट एम्फेसाइज द यूनिवर्सैलिटी ऑफ लव, डिवोशन। चाहे कोई भी धर्म हो, हमें यही चीजें सिखाती है, लव सिखाता है, डिवोशन सिखाता है बच्चा, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस किस तक हमें लेके जाता है, अलग अलग कल्चर्स के बारे में बताता है। तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में आप लिख सकते हो। उसके अलावा नैनार सौर के बारे में लिख सकते हो, अलवर्स के बारे में लिख सकते हो, तमिल में जो भक्ति ट्रेडिशंस थे उस समय क्या हाइम, क्या छंद, ठीक है, दोहे वगैरह लिखे गए हैं, उन सब के बारे में आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। इनमें से कुछ भी आप, कोई भी पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखना, आप इनमें से लिख सकते हैं, ओके। सूफी सॉन्ग लाइक बाबा फरीद की बात करें, इनके एक्सपीरियंसेस, मलिक मोहम्मद के, जो आपके चिश्ती जो हैं, चिश्ती सूफीज रहे हैं, इन सब के जो शॉर्ट पोएम्स रहे हैं बच्चा, जो दक्कनी के जो पोएम्स रहे हैं, और 9-10 पॉइंट्स की बात करूँ, जो लिंग्यात और हैं बच्चा, लिंग्यात के जो वचनाज रहे हैं, उन सब के बारे में आप इनमें से कुछ भी पॉइंट्स आप कुछ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, एक्सप्लेन द लिटिल रिपब्लिक एज अप्लाइड टू विलेज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड के टाइम पे आपकी जो लिटिल रिपब्लिक है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है उसको समझ लीजिए। There was individual ownership of asset and deep inequities based on caste और gender के ऊपर क्या था बच्चा, बहुत ज़्यादा distinctions था। बात करें a group of powerful individual, यानी एक ग्रुप होता था powerful individual का। आपने देखा होगा कि उस समय क्या हमने देखा था, एक powerful होते हैं ग्रुप, जो छोटा सा ग्रुप होता है बट वो बहुत पावरफुल है, उनके पास बहुत सारा पावर है, ये देखा था। इंडिविजुअल डिसाइड द अफेयर ऑफ विलेज। और बात करें जो वीकर सेक्शन हैड अथॉरिटी टू डिस्पेंस जस्टिस, यानी बेसिकली आपके लिटिल और
ग्रेट जो आपके पास चीज़ें थी उसमें क्या था, छोटा सा जो कम्युनिटी है उनके पास बहुत ज़्यादा पावर था, है ना। इन द मुगल हार्टलैंड की बात करें, टू रिवेन्यू वॉज असेस्ड एंड कलेक्टेड इन कैश, कैश में कलेक्ट किया जाता था। आर्टिशियन प्रोड्यूसिंग फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट, फॉर एग्जाम्पल वीवर्स रिसीव्ड देयर एडवांसेज और वेजेस इन कैश, और वहीं पे जो हमारे आर्टिशियंस वगैरह थे उनके भी जो वेजेस हैं उन्हें कैश में मिल जाते थे। डेड प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स लाइक कॉटन, सिल्क, इंडिगो, इन सब का काम वगैरह सब प्रॉपर चल रहा था। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए अगला है 1857 का टाइम है बच्चा। डिस्क्राइब द एस्पिरेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेबल ड्यूरिंग द इंडियन रिबेलियन 1857 एज रिफ्लेक्टेड इन द प्रोक्लेमेशन एंड एक्शन। प्रोक्लेमेशन और एक्शन के टाइम पीरियड की बात करी जा रही है 1857 के टाइम इंडियन रिबेलियन से रिलेटेड, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके आगे चलते हैं। देखो इसमें क्या आंसर है, द प्रोक्लेमेशन condemned the British on the annexes they said carried out and the treaties they had broken, ठीक है। आगे बात करें, कंडेमन करा था उन्होंने ब्रिटिश लैंड रिवेन्यू जो सेटलमेंट सिस्टम है इसको भी उन्होंने कंडेमन करा है, ओके। और क्या ध्यान रखना है, ब्रिटिश रूल वॉज अटैक्ड एंड फिरंगी एक्यूज वॉज डिस्ट्रॉइंग अ वे इन लाइफ दैट वॉज फेमिलियर एंड चेरिस्ड। यानी बेसिकली क्या है, हमने इस समय हर तरीके से जो आपके ब्रिटिश चीजें हैं उनको क्या करा है बच्चा, उनको कंडेमन करा है। द प्रोक्लेमेशन एक्सप्रेस द वाइड स्प्रेड ऑफ फियर दैट ब्रिटिश वर वेंट ऑन डिस्ट्रॉइंग द कास्ट एंड रिलीजन। हमने क्या देखा था 1857 के टाइम पे क्या हुआ था कि उन्होंने ऐसा, हमें एक अफवाह चली थी या चीज़ें रियल में थी कि जो वो गन है उस गन में जो ना बच्चा ऊपर जो वो लगाया हुआ है जिससे वो दांत से खींच के ओपन करना है, वो आपके गाय और सूअर की चर्बी से बनाया हुआ है, और जिसकी वजह से कास्ट और रिलीजन दोनों के दोनों ही, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, दोनों के दोनों को ही क्या है, उनके फीलिंग्स को हर्ट करे जा रहे हैं। ये सारा पॉइंट है आपको 1857 के रिवॉल्ट वाले में क्या है मेंशन करना है, समझ में आ गया। ये सारा कुछ, ये इनमें से कुछ भी आपके रेलेवेंट जो पॉइंट्स आपको लगते हैं वो आप कोई भी अदर रेलेवेंट जो आपको पॉइंट्स लगते हैं वो मेंशन कर सकते हो। यानी बेस्ट पॉइंट्स आपको चूज करने हैं जिससे आपको लगता है आपको आंसर मिल सकता है, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन करो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाहे तुम हिस्ट्री के क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हो, जियोग्राफी के क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हो, पॉइंट में आंसर करोगे, पैराग्राफ्स में आंसर नहीं करोगे। ये चीज़ तुम्हें तुम्हारे टीचर्स ने 10th में भी कही होगी और यही चीज़ तुम्हें अभी 12th में भी याद रखनी है कि हमें पॉइंट्स में आंसर करना है, हमें पैराग्राफ्स में आंसर करना ही नहीं है, ठीक है। भले ही तुम छोटे छोटे 4 पॉइंट लिखोगे तुम्हारे पास ज्यादा नंबर आएंगे। एनालाइज द राइज ऑफ द, अगर बात करेंगे जो ट्रेडर्स एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द रूरल बंगाल ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी के बारे में बात करी जा रही है। ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी व्हाइल मेनी जमींदार फेस क्राइसिस, बहुत सारे जमींदार उस समय क्या है क्राइसिस फेस कर रहे थे। अ ग्रुप ऑफ एफ्यूलेंट पीजेंट्स, जो एफ्यूलेंट पीजेंट्स है बच्चा, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ एफ्यूलेंट पीजेंट्स की अगर हम बात करें तो आपके पास क्या है, एक सेकेंड, known as Jotadars were consolidating their power in rural villages। इनके पास बहुत सारा पावर आ रहा था, बिल्कुल सही है। अगर बात करें had amassed extensive land holding, बहुत कुछ इनके पास लैंड होल्डिंग थी, spanning several thousand acre, मतलब बहुत बड़ा बड़ा जमीन था इनके पास बच्चा, एकर्स के अंदर जमीन था। वाइड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर लोकल ट्रेड्स, मनी लेंडिंग, इन सब के ऊपर, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम था। कंट्रोल ओवर पुअरर कल्टिवेशन इन द रीजन, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। देखो अगर तुम लोग ये देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग अभी तक ये सारी चीजें पढ़ चुके होंगे, है ना। सैंपल पेपर एक आपके पास पेपर का तरीका है, और अगर जिन बच्चों का कोर्स अगर मान लो अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ है बच्चा, तो ऐसे टेंशन नहीं लेना है कि मैम ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही है। लिसन, एक एक क्वेश्चन पे आपका लगभग एक एक पूरा चैप्टर जा रहा है बच्चा, तो मैं अगर समझाऊंगी भी ना, अगर एकदम प्रॉपर डीप में घुस के समझाने लगी एक एक चैप्टर को, तो रिलेट करते करते हर एक चैप्टर में एक एक घंटे लग जाएंगे। ये जो वीडियो है तुम्हारा आराम से 3 घंटे का चला जाएगा अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करा तो, है ना। तो आप लोग कोर्स भी आप लोगों का अगर हो जाए, जिनका कोर्स हो गया उनको समझ में आ रहा होगा कि मैम क्या बातें समझा रही है।
हाउ डिड द फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट मिलेनियम BCE इन इंडिया इन्फ्लुएंस द सोशल पॉलिटिकल एस्पेक्ट। इस समय का जो सोशल पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स रहा था बच्चा, उससे कैसे, है ना, उसके किस तरीके से उसमें चीज़ें चेंजेस हुई थी। तो ध्यान रखेंगे, बात करें द एमर्जेंस ऑफ इन्फ्लुएंस थिंकर्स सच एज, क्या है बच्चा, जारथुस्त्रा इन ईरान एंड क्वांगजी इन चाइना, इस समय ये इमर्ज हुए थे। और आगे बात करें हम लोग इसी के अंदर, तो रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड द कॉस्मिक ऑर्डर वर्ड क्या हुआ था, इस समय डिस्कस करे जा रहे थे। फर्दर बात करें, न्यू किंगडम एंड सिटीज वर्ड डेवलपिंग एंड सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वाज अंडरगोइंग सिग्निफिकेंट चेंजेस, जो है गंगा वैली में ये अलग अलग सिग्निफिकेंट जो चेंजेस है वो भी हमें क्या है देखने को मिलता है इस टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, ओके बच्चा, आगे चले तो कुछ और भी पॉइंट्स है इसके अंदर, जैसे कि प्रमोटिंग द थिंकर्स ऑल्सो कंटेम्पलेट दीज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ अलग चीजें हैं आपके पास। प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन है आपके पास, इंक्लूडिंग अर्लियर जो वैदिक ट्रेडिशन है, नोन फ्रॉम द ऋग वेदा इन्वॉल्व, जैसे उसके अंदर बहुत सारे हाइम्स है बच्चा, यानी कि जो आपके पास छंद हैं, ठीक है, लाइक अग्नि, इंद्र, सोम, ऑफन चैंटेड ड्यूरिंग द सैक्रिफाइसेस, पीपल प्रेड, यानी कि आपके पास क्या है, अगर हम लोग बात करें हमारे वेदास और की, तो इसमें क्या है, इसमें आपको अग्नि, इंद्र, सोमास, इन सब के बारे में हमें कॉन्टेक्स्ट मिल जाते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हमें इसमें कॉन्टेक्स्ट मिल जाते हैं। आगे चलते हैं, हाउ डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास, स्तूपा का जो कंस्ट्रक्शन रहा है उससे रिलेटेड है, टू द स्प्रेड ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग, बुद्धिस्ट के टीचिंग का कैसे स्प्रेड रहा है स्तूपा। तो देखो अकबर नहीं, सॉरी नॉट अकबर, अशोका, ठीक है, अशोका ने क्या करा, स्तूपास बनवाना स्टार्ट किया था। वैसे तो मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन करा है कि स्तूपा हमारे हिंदू धर्म में स्टार्टिंग से ही चल रहा था। अगर वेदास और मतलब बहुत पहले की बात करें तो क्या होता था, आपने देखा होगा पिंडदान करते हैं इंडिया में, पिंडदान का एक चीज होता है, उसमें क्या करते हैं, एक मिट्टी का ऐसे छोटा सा, या फिर है ना मिट्टी लेवारना कहते हैं बेसिकली, मिट्टी लगाना। ठीक है, मिट्टी लगाना एक सेरेमनी होता है। उसमें क्या होता है कि जब बॉडी को जला दी जाती है हिंदू धर्म में, तो बॉडी को जलाने के बाद क्या होता है कि उसको ना जहाँ पे वो अस्थियाँ, बाद में शाम को जब अस्थियाँ इकट्ठा करने जब इंसान जाता है, उनकी फैमिली जो क्लोज मेंबर्स हैं उनमें से कोई एक जब उसमें से अस्थियाँ निकालने जाता है तो वहाँ पे जाता है और अस्थियाँ निकालता है। बाकी क्या करता है, बाकी वहाँ पे जो मिट्टी है ना उसको गीला करके ऐसे करके ऐसे इकट्ठा करके ऐसे बना देता है। तो वो ऐसे इस तरीके से ही शेप बन जाता है, पर बहुत छोटा सा बनता है। बट जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी तो उनके फॉलोअर्स ने कहा था कि ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, नॉर्मल जो जब किसी की डेथ होती है तो हम इतना बड़ा क्या है मिट्टी लगाते हैं, बट हमारे जो गौतम बुद्ध है ये बहुत बड़े लोग हैं, है ना, मतलब ये एक सुपर पावर है, ऐसा उनका कहना था। तो उन्होंने कहा तो इनके लिए थोड़ा बड़ा स्तूपास बनाना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो जो मिट्टी लगाने का ही प्रोसेस सेम वही होता है, बस उसको क्या किया जाता है, एक बड़े लेवल पे बनाया जाता है। और फिर उससे भी वास्ट जो कंस्ट्रक्शन है वो अशोका ने करवाए थे। उसके अंदर क्या क्या होता है हमारे बच्चा, उसके अंदर आपने देखा होगा, उसके अंदर हमारे पास द्वार होते हैं, है ना, उसके अंदर छतरी होता है, आपके पास आपने देखा होगा उसमें अंडा होता है ना। तो ये डिफरेंट चीजें होती हैं। उसके बारे में आपके पास प्रदक्षिणा पथ होता है, जिसपे आपके हम क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, वो सारा कुछ आपको बताना है। स्तूपा वर कंस्ट्रक्टेड एट द साइट कंसीडर सैक्रेड ड्यू टू देयर एसोसिएशन विद द बुद्धा लाइफ, क्योंकि बुद्धा के लाइफ, बुद्धा का जो रेलिक्स है उसके अंदर होता है, यानी बुद्धा का रेलिक्स अगर बेसिकली माना जाए, रेलिक्स क्या होता है, वही जो अस्थियां जो उसके रिमेन्स है गौतम बुद्धा के, वो उसके अंदर है, इसलिए इसे क्या है, प्योर माना जाता है। बहुत ज़्यादा क्या है बच्चा, इसको स्तूपास को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, बहुत ज़्यादा प्योर कंसीडर करते हैं और स्पिरिचुअल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्तूपा वर बिल्ट इन बोध गया वर द बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट, वो जगह है जहाँ पे बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला है। सारनाथ पे भी हमें स्तूपास मिल जाते हैं जहाँ पे उन्होंने अपना फर्स्ट समन दिया था। दीज सैक्रेड साइट्स बिकम द सेंटर ऑफ पिलग्रिम्स ऑफ बुद्धिस्ट, यानी कि ये जो बुद्धिस्ट जो यात्री हैं, ठीक है, जो बुद्धिस्ट धर्म को पालन करते हैं, उन सारे जो यात्रु हैं उन सब के लिए एक बहुत ज़्यादा फेमस जो जगह बन गई है जहाँ लोग जाते हैं अपने प्रेयर्स और के लिए। स्तूपास ऑफन फीचर्ड कार्विंग जो है रिफ्लेक्स इंस्क्रिप्शन डिपिक्टिंग द सेंसेस फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा, और वहीं पे आपको चारों तरफ वो जो वॉल मिल जाता है, जिस वॉल पे क्या है पूरा का पूरा बुद्धा के लाइफ को भी क्या है उसमें लिखा हुआ होता है, उसमें आपको जातक कथाएं वगैरह उसके अंदर आपको मिल जाती है बच्चा, ये सारा कुछ। ठीक है, समझ में आया।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पूरा बुद्धा वाला चैप्टर एकदम बहुत अच्छे से समझाया तुम लोगों को। तो अब पूरा ऐसा डायग्राम बता के नहीं बता रही हूँ कि ये रहा तुम्हारे पास, ये इसको हम अंडा कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है बच्चा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ऐसे छतरियाँ लगी हुई होती है, यहाँ पे हमारे पास प्रदक्षिणा पथ होता है। तो ये सारा कुछ आप लोगों को पता है, इन सब के बारे में ही हमारे पास यहाँ एक्सप्लेन्ड है। ओके, Vijayanagar Empire was characterized by distinctive architecture and building style. Justify the statement because justify the statement, आपको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। बहुत अच्छा आर्किटेक्चर हुआ करता था कब, विजयनगर एम्पायर के अंदर। तो इसको अगर हम लोग समझे तो देखो, द सिटी ऑफ विजयनगर वॉज एनक्लोज इन अ मैसिव फोर्ट्रेस वॉल कंस्ट्रक्टेड विदाउट मॉर्टर्स। और हमने क्या देखा है कि जो आपका विजयनगर का एम्पायर है उसमें जो वॉल्स हैं वो कैसे पजल की तरह एक दूसरे से फिक्स करे हुए हैं, यानी कि हमने उसमें सीमेंट वगैरह नहीं लगाया, हमने क्या करा है, एक को दूसरे में से फंसा के बनाया है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर बात करें जो आपके पास एक कैनाल है बच्चा, हिरियार कैनाल, ठीक है, बिल्ट बाय द किंग, किसके द्वारा, तो संगमा जो डायनेस्टी है उनके द्वारा बनाया गया था। किसके लिए, तो पानी को ड्रॉ करने के लिए डैम्स तक, फ्रॉम द जो आपके पास गंगभद्रा जो रिवर है, तुंगभद्रा रिवर, नॉट गंगभद्रा रिवर, फ्रॉम द तुंगभद्रा रिवर से जो पानी है उसको लेकर आने के लिए। एंड इरिगेटेड द कल्टिवेटेड वैली सेपरेटेड फ्रॉम द सैक्रेड फ्रॉम द अर्बन कोर, यानी कि पूरे जगह पे आपका पानी पहुंचाना है। नेक्स्ट बात करें कमलापुरम डैम, कमलापुरम टैंक की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा सा टैंक हुआ करता था। हाईलाइटेड द सिटी वाटर मैनेजमेंट, ये पूरे शहर का वाटर मैनेजमेंट। बात करें रॉयल सेंटर एनक्लोज, यानी जो रॉयल सेंटर है, हमने क्या देखा है कि विजयनगर एम्पायर के अंदर क्या है, विजयनगर एम्पायर है अगर ये हमारा बड़ा सा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास अर्बन है एरियाज, यहाँ पे आपके पास सैक्रेड है नॉट, यहाँ पे क्या है बच्चा, रॉयल, यहाँ पे क्या है सैक्रेड, और यहाँ पे अर्बन, ये फिर आपका एग्रीकल्चर वाला पूरा का पूरा एरिया है। ठीक है, तो अगर इसी में अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ तो इसमें क्या हो जाता है, जो आपका रॉयल सेंटर है, तो रॉयल सेंटर में टोटल 60 टेम्पल्स हैं ये बताए जा रहे हैं। अराउंड द 30 बिल्डिंग मतलब टोटल 60 टेम्पल्स हैं और 30 आपके पास बिल्डिंग है, और उन बिल्डिंग्स को हम लोग क्या कह रहे हैं, पैलेसेज कह रहे हैं कि वो क्या है, बड़े बड़े पैलेसेज हैं जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके पैलेसेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें द महानवमी डिब्बा के बारे में। महानवमी डिब्बा यानी कि एक हमारा ये रिलीजियस साइट हुआ करता था, रिलीजियस जगह जहाँ पे रिलीजन से रिलेटेड, जब बेसिकली बात करें तो महानवमी जो अभी आपका महानवमी गया है ना, तो उसके बारे में उनसे रिलेटेड चीज़ें जो है वहाँ पे हुआ करती थी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें ये बातें आपको विजयनगर एम्पायर के आर्किटेक्चर और के बारे में लिखना है, चाहे वो आपके हजारा रामा टेम्पल हो, कितना सुंदर टेम्पल है, हमने इसको डिस्क्राइब किया था, है ना। उसके अलावा जो तुम्हारा लोटस महल है, विरूपक्षा टेम्पल है बच्चा, एक तो विरूपक्षा टेम्पल है, ठीक है। कृष्णदेव राय के टाइम का जो भी एडिशन किया गया था, जो भी कार्व्ड पिलर्स वगैरह मिले हैं, इन सारे के बारे में, ठीक है। जो सीन्स फ्रॉम रामायण, जो वॉल्स है, वहाँ के जो वॉल्स हैं उसके ऊपर आपके रामायण के बारे में बताया जाता है, किसके अंदर, जो हजारा रामा टेम्पल है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है उस पॉइंट के अंदर। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बच्चा। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर कंसीडर द सिग्निफिकेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। बहुत कुछ अच्छा करा है इन्होंने, अब उसके बारे में यानी विजयनगर एम्पायर के बारे में ही आपको कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स लिखने। द विजयनगर एम्पायर फ्लोरिस्ड एज अ डाइवर्स कल्चर, बहुत ज़्यादा डाइवर्स कल्चर रहा है। हमने यहाँ पे देखा था कि अलग अलग चीज़ें, जो चीज़ जैसे कि अगर हम लोग बात करें, विट्ठल का मंदिर मिल जाता है विजयनगर एम्पायर के अंदर, जो कि महाराष्ट्र से रिलेटेड है ना, महाराष्ट्र में होना चाहिए, हम कर्नाटक में पूजा कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में डाइवर्स कल्चर मिल जाता है। रिलीजियस ट्रेडिशन, बात करें इट फॉस्टर्ड क्लाइमेट, कल्चरल, सिंथेटिक, सब कुछ सिंथेसाइज किया गया था यहाँ पे। आर्किटेक्चर, मार्बल, टेम्पल, पैलेसेज, फोर्टिफिकेशन, हमें 7 लेवल का, 7 लेवल का है ना, 7 एंड सर्कल्स का हमें क्या है, फोर्टिफिकेशन इसके अंदर मिल जाता है। उसके अलावा बात करें बच्चा ड्रेविडियन स्टाइल की चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है। आसपास की विजयनगर एम्पायर कंट्रोल द ट्रेड रूट एंड अट्रैक्ट मर्चेंट फ्रॉम द अक्रॉस द इंडियन ओशियन रीजन, यानी दूर दूर से जो मर्चेंट्स हैं वो विजयनगर एम्पायर के अंदर आया करते थे अपने बिजनेस और के लिए, ट्रेड के लिए। उसके अलावा जो अरब से, पर्शियन है, यूरोपियन है, यहाँ से भी लोग आते थे बच्चा ट्रेड्स के लिए, जिसकी वजह से जो यहाँ का एरिया है वो काफ़ी प्रॉस्परस था, यहाँ के लोग काफ़ी धनवान हुआ करते थे। दे एक्वायर्ड उड़ीसा एंड द एम्पायर कंट्रोल ओवर वाइटल ट्रेड रूट, बहुत सारे ट्रेड रूट वगैरह पे इनका था, एक्वाइजेशन था बच्चा। यानी ओवरऑल देखें तो आपको इनमें से कुछ पॉइंट्स आप लोगों को इसमें मेंशन करने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास
देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एड्रेस द इशू ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के बारे में कैसे समझाता है हमें, पर्टिकुलरली कंसिडरिंग द राइट ऑफ द पीपल, पीपल के राइट्स के बारे में। यहाँ देख लीजिए, डिफरेंट डिमांड वर मेड बाय द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंसर्निंग द राइट ऑफ पीपल। बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग क्या है, उनके अलग अलग डिमांड्स थे कि क्या होना चाहिए। उसी में बात करें, दीज डिमांड्स आइडियाज ओपिनियन वर डिबेटेड डिस्कस्ड एंड कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज। ऑब्वियस है, जब किसी भी मीटिंग में बहुत सारे लोग बैठते हैं तो सारे लोगों के अलग अलग आइडियाज होते हैं, अलग अलग व्यूज होते हैं, उन सब के बारे में है। नेक्स्ट हम लोग बात करें बच्चा, इंटेंस डिबेट टुक प्लेस इन असेंबली ऑन दिस इशू। इन इश्यूज पे बहुत ज़्यादा इंटेंस हमारे पास चीज़ें देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करें, बी पॉकर बहादुर gave powerful presentation for continuation minorities representation in the political system in the governance of countries। बात करें सरदार पटेल की, तो इन्होंने स्ट्रांगली डिक्लेयर किया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाज अ पॉइजन, यानी अलग अलग इलेक्टोरेट्स कराना एक तरीके से जहर का ही काम करेगा, यानी हमारी कंट्री को एक बना के नहीं रखेगा, और सबके बीच में इक्वालिटी नहीं रहेगी अगर ऐसा कुछ होगा। तो ये सारा कुछ आपके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह देखने को मिले हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन विल ग्रांट सिटीजनशिप एंड राइट। ठीक है, अभी भी सिटीजनशिप जो 6A शेड्यूल है, ठीक है, 1955 जो हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट है, इसमें 6A को ऐड किया गया था, तो इसमें अभी फिलहाल कुछ न्यूज चल रहा है। ठीक है, बेसिकली कहाँ पे, तो असम गवर्नमेंट और के अंदर, तो उसमें अभी बात बाद में करंट अफेयर में पढ़ लेना तुम लोग उसको। ठीक है, एंड राइट एंड रिटर्न द सिटीजनशिप हैड ऑफर देयर लॉयल्टी टू द स्टेट। इन सारे पॉइंट्स को आप लोगों को मेंशन करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स वगैरह जो है वो फेस किए गए थे, किस तरीके के जो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने के टाइम, वो पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। जो आपको बेटर लगे उनमें से कुछ पॉइंट्स आप लोग ऐड कर लेंगे। डन। एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। सेंटर को कितना पावर मिलना चाहिए, स्टेट को कितना पावर मिलना चाहिए, एज डिबेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें भी इस पे भी डिबेट हुआ था, उसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स रखने बच्चा, वो चीजें भी आप लोग एक्सप्लेन करोगे क्या क्या रहा था। जैसे डिवीजन ऑफ पावर ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेंटर एट द स्टेट लेवल वाज इंटेंसली डिबेट, बहुत ज्यादा डिबेट चला था इसके ऊपर कि सेंटर के पास कितना पावर होगा, स्टेट के पास कितना पावर होगा। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, 3 लिस्ट बनाए गए थे। यूनियन लिस्ट है बच्चा, ठीक है, यूनियन लिस्ट है आपके पास जो कैन मेक लॉज ऑन इट। फिर हमारे पास दूसरा आता है स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नर कैन मेक लॉज इन द कॉन्करेंट, और तीसरा है हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट। 3 लिस्ट होते हैं, तो इन सारे के बारे में आप लोग पढ़ के कुछ पॉइंट्स इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सारे पॉइंट्स आपको जो सही लगे वो पॉइंट्स आपको मेंशन करने, बहुत सारे पॉइंट्स हैं और ये सारा कुछ मेंशन करना है, एक एक पॉइंट करके आप लोगों को मेंशन करना है। डन। अब बात करते हैं हम लोग हमारे सेक्शन नंबर डी के। सेक्शन डी की बात करें, सेक्शन डी में आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी है। इसमें जो क्वेश्चन आएगा इसमें आपको इस तरीके से एक पैराग्राफ लिखा हुआ होगा और उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग तुम्हें आंसर करना है। पैराग्राफ पढ़ना है, फिर पैराग्राफ से तुम्हारे पास क्वेश्चन होंगे। इसमें देखो इधर 3 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है। ठीक है, 3 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के हैं बच्चा, 12 मार्क्स का ईच है ना, यानी 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और 2, 3, 4, यानी हर एक क्वेश्चन तुम्हारे 4-4 मार्क्स के होंगे। समझ में आ गया? चलिए, हर एक सेक्शन से तुम्हारे पास 3-3 क्वेश्चन होंगे। ओके, अब है हमारे पास इंस्क्रिप्शंस के बारे में। इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस पे इंस्क्रिप्शन एनग्रेव सच एज स्टोन पे, मेटल पे, पॉटरी पे। दीज यूजुअली रिकॉर्ड द अचीवमेंट एंड एक्टिविटीज आइडियाज। अब मैं तुम्हारे सामने बैठ के ये पूरा का पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ने वाली हूँ, आप लोग इसको पूरा पढ़ लेना बच्चे। तमिल, ये सारे आपके अलग अलग लैंग्वेजेस वगैरह हैं, इन सब में चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है आप लोग आराम से, आपके पास भी सैम्पल पेपर होंगे, पॉज करके, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग पॉज करके ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है, जो मेंशन है, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि अगर अभी मैं पढ़ने बैठ गई तुम लोग भी बोर हो जाओगे। सुनो इधर,
वॉट रोल डज, अगर हम बात करेंगे क्या रोल है जो पैलोग्राफी प्ले इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन में पैलोग्राफी क्या रोल प्ले करता है उसके एज को डिटरमाइन करने में। तो पैलोग्राफी हेल्प द स्कॉलर्स डिटरमाइन द एज ऑफ इंस्क्रिप्शन बाय एनालाइजिंग द स्टाइल ऑफ राइटिंग यूज, किस तरीके का स्टाइल उसमें यूज किया गया है, ठीक है, अलाउइंग देम असाइन अप्रोक्सीमेट डेट बेस्ड ऑन द चेंजेस इन द स्क्रिप्ट ओवर टाइम। यानी क्या होता है, धीरे धीरे स्क्रिप्ट में चेंजेस होती है। जैसे मान लो आज अगर मैं आकांक्षा ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, मैं स्टार्टिंग में आकांक्षा कैसे लिखती होंगी, शायद ऐसे, है ना। यानी कि चीजें तो यही है, बट क्या हुई, थोड़ी सी चेंज हो गई। तो इससे आपके टाइम टू टाइम से क्या पता चलता है कि लोग उसी से थोड़ा थोड़ा रिलेट करके आगे से आगे पढ़ते रहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाउ डू इंस्क्रिप्शन कॉन्ट्रीब्यूट टू आवर अंडरस्टैंडिंग, जो हमारे इंस्क्रिप्शन है उनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है बच्चा एंशिएंट सोसाइटीज और कल्चर्स को समझने में, कितना ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तुम्हें भी पता है सबसे ज़्यादा चीज़ें तो हमें यहीं से समझ में आती है, जो हमारे पास इंस्क्रिप्शन मिला है उससे हम पढ़ के हम चीज़ों को देख के कितना ही समझ सकते हैं, है ना। दो जनों, मान लो एक इंसान रो रहा है, तुम्हें वो रोता हुआ दिख रहा है, तुम क्या समझोगे, बहुत दुखी है ना, बट एक्चुअली क्या पता वो उसकी ज़िंदगी में इससे बड़ी खुशी कभी नहीं होगी, और उस खुशी को वो जो जी रहा है ना, तो उसको उस समय का दुख याद आ रहा है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल के बाद उसे वो खुशी मिली है, और उसको याद करके वो चीज़ रोना आ रहा है। जैसे मान लो आज अगर मुझे कभी सक्सेस मिलता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने बहुत टाइम से सपना देखा, मुझे तो क्या होता है, आंखों से आंसू झलक जाते हैं ना, आप सबके भी वैसा साथ होता होगा। तो कोई और देखेगा तो क्या करेगा, रो रहा है, बट हमारे पास उसका कॉन्टेक्स्ट मिलना जरूरी है। तो वो कॉन्टेक्स्ट यहाँ से आता है। इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज एंड बिलीफ ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज एंड कल्चर, ठीक है, हेल्पिंग हिस्टोरियंस रिकंस्ट्रक्ट देयर हिस्ट्रीज एंड सोशल स्ट्रक्चर वगैरह को रिक्रिएट करने में भी क्या करता है, हमारी मदद करता है। अचीवमेंट, एक्टिविटीज, बिलीव्स ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज एंड कल्चर, ये सारी चीजें को ध्यान रखनी है। ओके, बात करें what insight can be gained from studying the language used in inscription across different region and time period, इसके बारे में अगर डिसाइड करते हैं बच्चा, डिस्कस करते हैं, तो इसमें क्या है, what insight, क्या insights हमें मिलते हैं, कहाँ से, स्टडिंग लैंग्वेज यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन, जो अलग अलग लैंग्वेजेस इंस्क्रिप्शंस में लिखे गए हैं वहाँ से, रीजन एंड टाइम पीरियड, अलग अलग टाइम पीरियड पे। स्टडिंग द लैंग्वेज यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड इंसाइट इनटू द कल्चरल एक्सचेंज, क्या क्या कल्चरल एक्सचेंजेज हुई है बच्चा, क्या लिंग्विस्टिक चेंजेज हुई है, लिंग्विस्टिक में क्या क्या इवोल्यूशन हुआ है अक्रॉस डिफरेंट रीजन और अलग अलग टाइम पीरियड में कितना इवोल्यूशन हुआ है, उसके बारे में पता चलता है। इट एनरिच आर अंडरस्टैंडिंग एंड हिस्टोरिकल डायनेमिक्स के बारे में। और उसके अलावा और भी आप लोगों को कुछ अलग पॉइंट्स लगते हो तो आप लिख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट आप लोग लिखोगे, बहुत इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और है आपके पास। अब इसमें आपके पास बहुत छोटा सा आई थिंक पॉइंट है, हाँ, कभी कभी हमें बहुत लंबे चौड़े पैराग्राफ से मिल जाते हैं, कभी कभार हमारे पास छोटे से पैराग्राफ होते हैं, और छोटे से पैराग्राफ का आपको समझ के उसके आंसर करने होते हैं। यहाँ पे ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट शेयरिंग आइडियाज, ये है टॉपिक। क्या है ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट शेयरिंग आइडिया, जो अल-बिरूनी एक्सपर्टीज इन सेवरल लैंग्वेजेस अलाउड हिम टू कंपेयर लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट टेक्स्ट। उसने क्या करा, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर, तो वो बहुत ईजिली एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में वो चीज़ों को ट्रांसलेट करता रहता था, ठीक है। ही ट्रांसलेटेड सेवरल संस्कृत वर्क को उसने किस में ट्रांसलेट किया है बच्चा, जैसे पतंजलि है जो ग्रामर लिखा हुआ है उसको अरेबिक के अंदर, और बहुत सारे फॉर हिज ब्राह्मण फ्रेंड, उसके जो ब्राह्मण फ्रेंड्स है, ही ट्रांसलेटेड जो यूक्लिड के जो ग्रीक मैथमेटिशियन है उसके वर्क को उसने मैथमेटिशियन के अंदर, सॉरी संस्कृत के अंदर ट्रांसलेट करा है। मतलब उसने क्या करा है, अरेबिक को संस्कृत में, संस्कृत को अरेबिक में, ग्रीक में, ऐसे करके ट्रांसलेट करने का काम करा है, क्योंकि उसको बहुत सारे लैंग्वेजेस आते थे, बहुत सारे लैंग्वेजेस उसने सीख रखे थे। तो एनालाइज द एडवांटेज ऑफ अल-बिरूनी गेन फ्रॉम द एक्सपर्टीज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज, क्या क्या उसने चीज़ें गेन करी है, क्या क्या फायदे हुए। सबसे पहला फायदा, वो बहुत ज़्यादा अल-बिरूनी प्रोफिशिएंसी किसके अंदर, सेवरल लैंग्वेज, क्या बताता है हमें, कंपेयर लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट टेक्स्ट, फैसिलिटिंग क्रॉस कल्चर, यानी कि वो चीज़ें जो हमारे यहाँ से बिलोंग नहीं करती थी वो भी अब हमें समझ में आने लगी, क्योंकि अल-बिरूनी ने क्या करा, उसने हमारे लिए ट्रांसलेट करके दे दिया,
है ना। आगे बात करें, अल-बिरूनी ट्रांसलेटिंग जो पतंजलि का वर्क है ऑन ग्रामर इनटू अरेबिक, इसके बारे में आपको बताना है। व्हाइल ट्रांसलेटिंग पतंजलि's वर्क जो अरेबिक है, अल-बिरूनी कंट्रीब्यूटेड टू द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम इंडियन कल्चर टू द इस्लामिक वर्ल्ड, यानी इंडिया का जो कल्चर है उसे इस्लामिक वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवाया। साथ ही बात करें एनरिचिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, ठीक है, कि क्या क्या होते हैं हमारे पास, ग्रामर क्या होता है, वरना ग्रामर के बारे में तो बहुत लोगों को नहीं पता। वो कह देंगे हम इंग्लिश में प्रोफिशिएंस हैं, हिंदी तो हम धड़ल्ले से बोल लेते हैं, बट ग्रामर का बात कर लो सबकी हवा निकल जाएगी बच्चा। ग्रामर बहुत लोगों की कमजोर होती है। नेक्स्ट बात करें, हाउ डिड अल-बिरूनी ट्रांसलेट द कॉन्ट्रीब्यूशन, तो बेसिकली आप लोग वो पैराग्राफ्स पढ़ोगे और उससे आंसर करोगे, ध्यान रखेंगे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एप्रिसिएशन बिटवीन इस्लामिक एंड इंडियन सिविलाइजेशन, इनके बीच में आपस में क्या क्या चीज़ें बोली गई है, उसके ऊपर तुम्हारे पास पॉइंट्स एंड फैक्ट्स हैं। आगे देखते हैं, रीड द फॉलोइंग, अगेन तुम्हारे पास एक पैराग्राफ है और ऐसे करके इस पैराग्राफ पे भी तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन है गांधी जी के बारे में। पावर ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, तो गांधी जी जो है मेंशन द पावर ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस इंडिकेट द बिलीफ इन, अगर हम बात करें एफिशिएंसी एट द रेट ऑफ नॉन वायलेंट, वो नॉन वायलेंस के ऊपर क्या है, मतलब मेन क्या था, गांधी जी नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा प्रेमी थे, ठीक है। तो इस पॉइंट के बारे में आप लोगों को मेंशन करना है। आगे बात करें तो व्हाट पैरेलल कैन बी ड्रॉन बिटवीन गांधीज क्रिटिक ऑफ दैट सॉल्ट टैक्स, जो सॉल्ट टैक्स है ना, नमक सत्याग्रह जो किया गया था, बॉर्डर मूवमेंट जो है बचा, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट है, इन सब के बारे में आप लोगों को पॉइंट्स के अंदर आंसर्स करने हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस का आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक सेक्शन ई है, सेक्शन ई के अंदर तुम्हारे पास मैप वर्क है, कोई भी कैसा भी मैप आ सकता है ना, किसी भी टाइप का मैप आ सकता है, बहुत सारे मैप्स अपन साथ साथ में पढ़ते हैं, तो ध्यान रखना है, चाहे वो विजयनगर एम्पायर का मैप हो, मोहनजोदाड़ो का मैप हो बच्चा, हर एक मैप को एकदम सही से पढ़ना है, चाहे वो 1857 के रिवॉल्ट से रिलेटेड मैप हो, ओके। अब जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, on the given political map of India locate the label and following appropriate symbol, ठीक है। जैसे सांची स्तूपा, सांची स्तूपा कहाँ पे, हमारा मध्य प्रदेश में, एमपी में सांची के अंदर है, उसको लोकेट करना है। फिर कालीबंगा जो इंडस वैली साइट है, तो वो कहाँ पे है, राजस्थान में है ना, वहाँ पे आपको मेंशन करना है। फिर पानीपत का जो टेरिटरी है अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल, तो पानीपत वाला जो एरिया है बच्चा, यानी यहाँ पे कहीं पे है ना, तो वो पानीपत वाले एरिया को भी क्या करना है, मेंशन करना है, पानीपत का युद्ध हुआ था। फिर विजयनगर, कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, यानी कि साउथ में आपके कर्नाटक साइड में जो हम्पी है वहां पे, तो उनको क्या, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वेरी सॉरी, हाँ, तो आपको क्या करना है, उन सारे एरियाज को उसके अंदर मेंशन करने हैं, ठीक है। जैसे ये मैप है तो इसमें आपको वो सारा कुछ मेंशन करना है कि जैसे सांची कहाँ पे है, ठीक है, कालीबंगन कहाँ पे है, ये सारा कुछ आपको इसके अंदर मेंशन करना है, ओके बच्चा। चलो, तो दिस इज ऑल फॉर द सेशन, होप यू गाइज लाइक द सेशन। बहुत कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया, हमने पूरा का पूरा, अगर मैं बात करूँ, इतना लंबा चौड़ा जो आपका पेपर है ना, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, ये पूरा का पूरा हम लोगों ने पेपर डिस्कस किया है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारा अप्रोच बताया मैंने आप लोगों को, किस तरीके से तुम्हें पॉइंट्स के अंदर आंसर करने, किस तरीके से एक एक चीजों के ऊपर ध्यान देना है, छोटी से छोटी बातों को कैसे पकड़ना है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे पेपर आपके पास, सैंपल पेपर बहुत सारे डिफरेंट अवेलेबल हो जाएंगे, उन सारे सैंपल पेपर, मॉडल पेपर, इन सब को क्या करना है, ढंग से पढ़ना है, ढंग से अप्रोच लगाने, किस तरीके से आप लोग एग्जाम में बैठोगे। अब एक काम करना, तुम्हें एक बार ये है तो एक बार अच्छे से वापस से इस वीडियो को देखना और उसके बाद ये पेपर लेकर खुद बैठना, कॉपी लेकर कि 3 घंटे का टाइम खुद को दे दो और उसने में तुम कितना लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, खुद को एग्जामिन करोगे, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर नाउ बच्चा, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। कल की क्लास से मतलब है नेक्स्ट ऐसे ही कुछ अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। एवरीवन बाय बाय, टेक केयर, और हमेशा कहती हूँ ख्याल रखना है, हेल्दी रहना है, हेल्दी रहोगे तभी आप अपना जो काम कर रहे हो उसको सही से कर पाओगे, लगन से कर पाओगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।